जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। दोस्तों, बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अपन कल से देख रहे थे आर्य सभ्यता, और इस आर्य सभ्यता में अपन ने दोस्तों ऋग्वैदिक काल जो था उस ऋग्वैदिक काल को अपन ने ख़त्म कर लिया था। दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है दोस्तों वो 1000 से लेकर 600 BC तक माना जाता है। कब से? 1000 से लेकर 600 BC तक इसका समय काल दोस्तों माना जाता है। दोस्तों, अपन अधिक समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि उत्तर वैदिक काल क्या था, कैसा यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, कैसे अर्थव्यवस्था मेंटेन होती थी, कैसे यहाँ का धर्म था, कैसी यहाँ की समाज थी। तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारा टॉपिक क्या कहता है। दोस्तों, जो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों, हर टॉपिक की तरह कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो अपना उत्तर वैदिक काल है उस काल के स्रोत क्या हैं, उस काल की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ये देखेंगे हम। तो उस स्रोतों का देखें। सबसे पहले आपका वही ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, ऋग्वेद से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, उपनिषद और आरण्यक, आरण्यक। दोस्तों, यहाँ से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ये जानकारी के स्रोत हो जाते हैं, आपको लिखना है ये। इन स्रोतों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे मेंटेन होती थी, वहाँ अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, वहाँ समाज कैसा था। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन ग्रंथों से मिलती है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये जो काल था इस काल में क्या क्या नई चीज़ें हुई। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस काल में राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गए थे। कौन से? राजसूय यज्ञ। अच्छा, ये राजसूय यज्ञ क्या थे? आपको पता होगा कि जो राजा की शक्ति के लिए, कहे कि राजा की शक्ति की वृद्धि के लिए, यानी जो राजा था उस अपनी शक्ति को ज़्यादा करने के लिए इन यज्ञों को करता था। राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती थी। ठीक है, ये लिखिए, राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती थी यज्ञों के माध्यम से, इसलिए यहाँ से यज्ञ प्रारंभ हुए थे। राजसूय यज्ञ से क्या हुआ कि राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, देन एक और यज्ञ आया था अपना अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों, यहाँ अपन देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जादू टोना, पूजा पद्धति, इनमें बदलाव होता, परिवर्तन हो जाता, धर्म की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है, ये अपन सब देखेंगे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है दोस्तों? इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है, एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में भ्रमण करता है, जिस जिस क्षेत्र में बिना बाधा के भ्रमण करता है, कहे कि बिना बाधा के, बिना बाधा के अगर भ्रमण करता है, बिना बाधा के भ्रमण करता है तो वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं राजा की जो शक्ति है, आप देख सकते हैं राजा की शक्ति में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, राजा की शक्ति बढ़ रही है। तो राजा की शक्ति में वृद्धि के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। एक होता था दोस्तों वाजपेयी यज्ञ, ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था दोस्तों? जो इसमें जो शाही रथ हुआ करता था, जो एक शाही रथ होता था राजा का, उस शाही रथ का उपयोग काहे के लिए करते थे? जो रिश्तेदार हैं राजा के, उन रिश्तेदारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, रिश्तेदारों पर विजय हेतु। विजय हेतु इसका उपयोग, शाही रथ का उपयोग करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी यज्ञ थे, ये यज्ञ वगैरह,
इन सब से कहीं ना कहीं राजा की शक्ति में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। राजा की शक्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ से ही अपन स्रोत देख लिए, नई प्रवृत्तियाँ उठ के आई हैं प्रशासन में या धर्म में। राजचू यज्ञ बोल लो, अश्वमेध यज्ञ बोल लो, वाजपेयी यज्ञ बोल लो, इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ अपन देख लेते हैं, अपन ने अभी देखा स्रोतों में कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये क्या क्या थे। तो अपन ने ऋग्वेद को देखा है पहले अपन ने कल कि ऋग्वेद क्या था, कि सब इससे अपन को जानकारी मिलती कहाँ से, ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वैदिक कालीन स्रोत है ये ऋग्वेद, ठीक है, मान लिया स्रोत है। अच्छा, और जो अपने 3 ग्रंथ वेद बचे हैं और जो ग्रंथ हैं उनका क्या मतलब है, क्या काम में है, तो अपन उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सामवेद को, कि साहब सामवेद क्या है, ये भी देख लेते हैं अपन। क्या है सामवेद? आपने अब तक पढ़ा होगा कि सामवेद जो है संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, संगीत से संबंधित है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी ऋग्वेद में जो सूक्त दिए गए हैं संगीत से संबंधित है, यानी ऋग्वेद में जो सूक्त दिए गए हैं उन सूक्तों को लयबद्ध किया गया है। यहाँ पे सामवेद में, ऋग्वेद में उल्लेखित सूक्तों को लयबद्ध करके सामवेद में डाला गया है, यानी संगीत से संबंधित ग्रंथ है, वेद है। अगला देखते हैं अपन अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? अथर्ववेद जो है अपना, इसमें जादू टोने संबंधित यंत्रों या मंत्रों की बात कही गई है। मंत्रों का प्रयोग इसमें किया गया है। वैसे बाधाओं को हटाने के लिए मंत्रों का प्रयोग, बाधाओं के निवारण के लिए, बाधाओं के निवारण के लिए मंत्रों का प्रयोग किया गया अथर्ववेद में। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद को देख लेते हैं, यजुर्वेद क्या है। दोस्तों जो यजुर्वेद है अपना, उसमें क्या होगा, अब कॉमन सेंस की बात है, यजुर्वेद जो है उसमें अनुष्ठान इन चीज़ों का उल्लेख किया, अनुष्ठान, जादू टोने, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पद्धतियों का उल्लेख इन चीज़ों में किया गया है। ये जो यजुर्वेद है दोस्तों, ये क्या है, ये ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद का दूसरा वेद है, ठीक है, दूसरा वेद है ये। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये क्या है, वेदों के गद्य भाग हैं। वेदों के गद्य भाग, आपको पता होगा गद्य क्या होता है। वेदों के गद्य भाग है, मतलब वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों का को वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण किया गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ तक समझ में आ गया। अपन ने चारों वेद देख लिए कि चारों वेद क्या थे, वो अपन ने देख लिए, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अपन ने स्रोत देख लिए, यहाँ इन स्रोतों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, सभी प्रकार के वेद देख लिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में अब देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषताएं हैं, समाज कैसा है ये देखेंगे हम। समाज कैसा है, समाज में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है, अगर है तो कैसी है, वर्ण व्यवस्था कैसी है, वर्ण का विभाजन कैसा है ये देखेंगे। वर्ण विभाजन कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी ये देख लेंगे। और क्या देख लेंगे, देख लेंगे कि साहब दासों की स्थिति कैसी है ये देख लेंगे। तो इस प्रकार की हम वर्ण व्यवस्था में देख लेंगे। धर्म व्यवस्था में देख लेंगे कि साहब धर्म जो है वो धर्म का उद्देश्य क्या है या उसका स्वरूप क्या है ये देख लेंगे, ठीक है। बहुदेववाद है कि नहीं है, प्रमुख देवता कौन से हैं, ये चीज़ें हम धर्म में देख लेंगे। धर्म अहलौकिक था कि परलौकिक था ये देख लेंगे। अर्थव्यवस्था में देख लेंगे कि सब अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, क्या अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित थी, कृषि कैसी थी अर्थव्यवस्था की, पशुपालन कैसा था, पशुपालन कैसा था, धन व्यापार व्यवसाय कैसा था ये देख लेंगे हम।
उद्योग धंधे देख लेंगे, किस प्रकार की मुद्रा चलती थी ये देख लेंगे। तो इन टॉपिकों पर हम डिस्कस कर लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में देख लेंगे कि साहब इस राजनीतिक व्यवस्था थी उसका स्वरूप क्या था, ये देख लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था संचालित कैसे होती थी, लोकतंत्रात्मक थी कि राजतंत्रात्मक थी, वो देख लेंगे। राजस्व व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये देख लेंगे। सैन्य व्यवस्था कैसी थी, ये देख लेंगे। तो इन टॉपिकों को अब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आप चाहे राजनीतिक व्यवस्था बोल लो, चाहे आप प्रशासनिक व्यवस्था बोल लो, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था का आपको प्रशासनिक व्यवस्था भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी पूछ सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ये आपको देखना है। सबसे पहले यही चीज़ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको हर टॉपिक में बताया कि आपको किसी भी टॉपिक को 6 नंबर में लिखना हो अथवा 11 नंबर में, तो आपको उस टॉपिक की बेसिक जानकारी बतानी होती है उस प्रश्न को लिखने से पहले। तो आप इसमें बताएंगे कि जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्रोत क्या है। तो मैंने स्रोतों को अभी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उन स्रोतों के बारे में डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिए उन स्रोतों के बारे में। फिर आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि साहब जो उत्तर वैदिक कालीन है राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप कैसा है प्रशासन का। हमने कल ही पढ़ा है, कैसा स्वरूप होगा बताइए। सिंपल सी बात है कि साहब जो आर्य लोग थे ये साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे, साम्राज्य का क्या कर चुके थे, विस्तार कर चुके थे। और ये कहाँ तक आ गए थे, और जो अपना गंगा यमुना का दोआब था वहाँ तक आ गए थे ये लोग, जिसको क्या कहा था अपन ने, आर्यव्रत कहा था। गंगा यमुना के दोआब तक ये लोग आ गए थे, गंगा यमुना का दोआब, या यूं कहें कि ये लोग आर्यवर्त तक पहुँच गए थे, आर्यवर्त तक पहुँच गए थे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हों। और प्रशासनिक स्वरूप कैसा रहा होगा, अब सिंपल सी बात है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे, अपन पहले ही देख रहे हैं, अपन वहाँ भी देखा था, कहाँ, ऋग्वैदिक काल में, कि यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था, राजा का पद वंशानुगत था। लेकिन यहाँ भी राजा निरंकुश नहीं था, राजा क्या नहीं था, निरंकुश नहीं था। ठीक है, यहाँ भी राजा निरंकुश नहीं था। हालांकि यहाँ राजा की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, ये भी आप ऐड कर दीजिए कि राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये अपन इसका स्वरूप देख लिए, प्रशासनिक स्वरूप किस प्रकार का स्वरूप था यहाँ की व्यवस्था का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रशासन के अंग क्या थे ये देखते हैं। कल भी अपन ने ये अंग देखे थे, क्या अंग होंगे प्रशासन के, आप बताइए। कल क्या अंग देखे थे हमने, सभा समिति विदर्भ देखे थे। आज उनके बारे में देखते हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में उनकी क्या स्थिति थी, यहाँ उनकी क्या स्थिति बचती है उत्तर वैदिक काल में। तो जो आपकी विदर्भ थी, जो एक विदर्भ संस्था थी, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पुरानी संस्था मानी जाती राजनीतिक संस्था, वो यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। ये कंडीशन बन जाती है, जो विदर्भ है वो समाप्त हो जाती है। और जो सभा और समिति थी आपकी, उनकी देख लेते हैं उनकी क्या कंडीशन थी। सभा व समिति, उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों में कमी आ जाती है, क्योंकि राजा की शक्ति बढ़ रही है, धीरे धीरे राजा शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहा है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी, गुप्तास में, मौर्यास में, देन आगे जाके ये प्रक्रिया और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगा। जो उनके अधिकार थे उन अधिकारों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, सभा समिति के अधिकारों में कमी आ जाती है। ये पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। जो नौकरशाही थी, वो नौकरशाही की संख्या में वृद्धि हो गई थी, नौकरशाही में वृद्धि हो गई थी, नौकरशाही में वृद्धि हो गई थी। ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रशासन की इकाई क्या थी, प्रशासन की इकाई क्या थी। हम वहीं से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों पहले से ही, कि सबसे छोटी इकाई क्या थी प्रशासन की, कुल। बिल्कुल, कल भी हमने देखा था कुल। इसका मुखिया कौन होता था, कुलप, कुल का मुखिया कुलप। देन इसके बाद एक चीज़ होती थी क्या, ग्राम, ग्राम का मुखिया अपना ग्रामीणी। देन इसके बाद एक चीज़ होती थी क्या, विश,
विश्व का मुखिया अपना विश्वपति, विश्वपति। इसके बाद एक चीज़ होती थी क्या, जन, जन का मुखिया कौन, राजन या गोप। यहाँ एक और चीज़ बढ़ गई दोस्तों, जन के बाद जनपद बन गया था एक, क्या जनपद बन गया था। तो ये चीज़ हमने इकाई में देख ली, स्वरूप देख लिया हमने, प्रशासन के अंग देख लिया, सभा समिति विद्यार्थी की स्थिति देख ली, इकाई देख ली कि प्रशासन किस प्रकार बटा हुआ था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें कैसी चल रही थी। अब देख लेते हैं इनका न्याय व्यवस्था कैसी थी, न्याय प्रशासन कैसा था, ये देख लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था, आप समझ ही रहे होंगे कि न्याय व्यवस्था का सबसे मुखिया होगा वो कौन होगा, न्याय का प्रमुख कौन होगा, राजा होगा। कॉमन सेंस की बात है ये तो। न्याय विभाग का प्रमुख कौन था, राजा, बिल्कुल सही, राजा था। ठीक है, अच्छा राजा के न्यायिक कार्यों में सहायता कौन करता था, तो एक समिति पढ़ी है हमने, सभा, जो कौन, वरिष्ठों की सभा होती थी, वरिष्ठ लोगों की प्रतिनिधित्व करती थी, वो इनको सहायता करती थी राजा की न्यायिक कार्यों में, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं राजस्व व्यवस्था कैसी थी इन लोगों की। आपको दोस्तों पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर जनता स्वेच्छा से देती थी। ठीक है, यहाँ उससे कंपेयर करिए आप, तो बलि जो कर था वो अनिवार्य बन जाता है, यहाँ के क्या अनिवार्य हो जाता है, बलि कर अनिवार्य हो जाता है, बलि नामक कर अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सैन्य प्रशासन देखते हैं अपन, सैन्य प्रशासन किस प्रकार का था इनका। दोस्तों यहाँ हथियारों का निर्माण तो होने लगता है, क्योंकि यहाँ लोहे की खोज हो जाती है, लोहा यहाँ आके मिल जाता है ऋग्वैदिक काल में, बिल्कुल लोहा मिल जाता है, हथियारों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, हथियारों का निर्माण होने लगता है, लेकिन स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, ये आपको लिखना है। ठीक है, और आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि अपन ने ऋग्वैदिक काल में देखा था मुद्रा का काम कौन कर रहा था, गाय, लेकिन यहाँ जो युद्ध होते थे वो काय के लिए होते थे, भूमि के लिए। वहाँ मुद्रा का काम कौन, गाय कर रहा है ऋग्वैदिक काल में, तो युद्ध किसके लिए होंगे, गाय के लिए होंगे। भाई गाय एज अ करेंसी वर्क कर रही है, गाय के लिए युद्ध होंगे, लेकिन यहाँ आके मुद्रा का काम भूमि कर रही है, तो युद्ध भूमि के लिए होंगे। युद्ध गाय के लिए होते थे, भूमि के लिए होते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं अपन उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आपको उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति लिखेंगे, व्यवस्था लिखेंगे, उसमें आपको पहला पॉइंट वही लिखना है कि इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आप बताएंगे कि स्रोत कहाँ से मिलते हैं, वही बताएंगे आपकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से स्रोत मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देन फिर आप अपने टॉपिक पे आएंगे। अपन हर टॉपिक को कुछ पार्ट्सों में डिवाइड करके चलेंगे। तो आप पहला टॉपिक पार्ट्स कौन सा होगा कि साहब वर्ण व्यवस्था की स्थिति देख लेंगे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या था यहाँ पे। तो आप बताएंगे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, विद्यमान थी। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में हमें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जाति व्यवस्था के लक्षण मिलते हैं, काहे के जाति आधारित व्यवस्था होने के लक्षण मिलते हैं। जाति व्यवस्था क्या मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं। हालांकि यहाँ तक भी व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी, ये भी आप पॉइंट लिखेंगे। यहाँ वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी, लेकिन हमें जाति जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था उसके लक्षण यहाँ से देखने चालू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे आप। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को देख लिया हमने, कैसी थी, बोले साहब प्रचलित थी, कर्म आधारित थी, लेकिन जाति व्यवस्था के लक्षण यहाँ से हमें वर्ण व्यवस्था में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे, फिर अपन देखेंगे परिवार की, कि परिवार की क्या स्थिति थी, वो भी देखना पड़ेगा ना। परिवार सबसे छोटी इकाई होती है समाज की। तो बोले साहब परिवार था, परिवार क्या था, समाज का आधार था, अभी भी है, परिवार समाज का आधार है, बिल्कुल है, समाज का आधार है। और क्या है परिवार, बोले परिवार संयुक्त परिवार का प्रचलन था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और क्या था, बोले साहब परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था,
पितृसत्तात्मक था, ये देख लिया हमने। वर्ण व्यवस्था देख ली, परिवार देख लिया। जाति व्यवस्था देख लेंगे अब। जाति व्यवस्था की क्या स्थिति थी? जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता, या अस्पृश्यता। जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता की क्या स्थिति थी? तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कि जाति व्यवस्था जो थी समाज में, छुआछूत और अस्पृश्यता ये प्रचलित अभी तक नहीं थी। छुआछूत व अस्पृश्यता प्रचलित नहीं थी। जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता या छुआछूत प्रचलित नहीं थी। ये पॉइंट आप ऐड कर देंगे इसमें। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। वर्ण व्यवस्था आपने देख ली कैसी थी, परिवार देख लिया, देन जाति व्यवस्था देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब स्त्रियों की दशा देख लेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो भी देखना जरूरी है ना आपको। स्त्रियों की दशा में आप लिखेंगे महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई। क्या हुई? महिलाओं, ये ग्राफ तो मैंने आपको परसों ही बताया था कि महिलाएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता से उनकी स्थिति डाउन होती जाती, गिरती ही जाती है। तो महिलाओं की स्थिति जो थी कहीं ना कहीं उसमें गिरावट हुई। ये आपको समझ में आ रहा होगा। महिलाओं के जो राजनीतिक अधिकार थे, जो सभा समिति में भाग लेने के अधिकार थे, वो खत्म हो गए। सभा समिति में ये भाग नहीं ले सकती थी, में भाग नहीं ले सकती थी। ये लिखा हमने, ये देख लिया हमने, भाग नहीं ले सकती थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियर होंगे। सभा समिति में ये लोग महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी और इनको जो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया था। जो जनेऊ धारण करने का अधिकार था, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था। यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था इनको। तो हमने ये महिलाओं की स्थिति भी देख ली। 4 पॉइंट हमने देख लिए हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, परिवार, देन स्त्रियों की दशा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी। हालांकि इसके में भी कुछ और टॉपिक भी, सब टॉपिक देख लेंगे कि और सब टॉपिक क्या थे। अब देख लेते हैं दासों की व्यवस्था, कि दासों की क्या व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी दासों की, ये देख लेते हैं। दास व्यवस्था थी अभी भी कठोर नहीं थी। कैसी? कठोर नहीं थी अभी भी। दास व्यवस्था अभी भी कठोर नहीं थी। ये देखा हमने। और एक और पॉइंट देख लेंगे कि नई चीज़ें क्या आई यहाँ पे, नई प्रवृत्तियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नई प्रवृत्तियों को देख लेंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जो गोत्र व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था, उसका उद्गम हो जाता है यहाँ आके। गोत्र व्यवस्था क्या हो जाता है? उद्गम हो जाता है। गोत्र व्यवस्था का उद्गम हो जाता है। एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या? कि आश्रम व्यवस्था स्थापित हो जाती है। बिल्कुल, आश्रम व्यवस्था। अभी आश्रम व्यवस्था क्या है मैं बता रहा हूँ। आश्रम व्यवस्था, इसमें साहब मानव जीवन को जो है 100 वर्ष का मानकर, मानव जीवन को क्या 100 वर्ष का मान लिया इन्होंने, 100 वर्ष का मान लिया। उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। काय में? 4 भागों में, 25, 25, 25 और 25। यानी इन्होंने कहा कि 25 वर्ष, जो प्रारंभिक 25 वर्ष होंगे ये ब्रह्मचर्य के होंगे। इन्होंने समय निर्धारित कर दिया, प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, दूसरे जो 25 वर्ष होंगे वो काय के होंगे? आपके गृहस्थ के होंगे। तीसरे 25 वर्ष आपके वानप्रस्थ के होंगे। देन चौथे 25 वर्ष आपके संन्यास के होंगे। तो ये आपने इनकी क्या देख ली? सामाजिक व्यवस्था देख ली। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। सामाजिक व्यवस्था को जितने टॉपिकों में मैंने तोड़ा है, इतने टॉपिकों में आप तोड़ के अगर 6 नंबर के लिए लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। वर्ण व्यवस्था, परिवार, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, दासों की व्यवस्था, दासों की क्या स्थिति थी, वो नई प्रवृत्तियाँ। 1 2 3 4 5 7 टॉपिक हो गए हैं दोस्तों। 7 टॉपिकों में आप आराम से अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हो। 11 नंबर के लिए भी, 6 नंबर के लिए भी बहुत अच्छी मार्किंग आपके लिए होगी दोस्तों।
अब देख लेते हैं अपन उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। आर्थिक व्यवस्था हम क्या देखेंगे, सब देखेंगे इनका कृषि कैसी थी, इनकी कृषि कैसी थी, इनकी जो कृषि थी वो कैसी थी, पशुपालन कैसा था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, मुद्रा का प्रचलन था कि नहीं था, नगरीकरण 2-4 शहर 1-2 शहर थे कि नहीं थे। इन व्यवस्थाओं को देख लेते हैं अपन किस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान थी। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या कृषि को, कृषि कैसी थी। अपन ने ऋग्वेदिक काल में देखा है कृषि इनका दूसरा पेशा थी, लेकिन यहाँ कृषि इनका प्रमुख पेशा बन जाती है। क्यों आप बताइए क्यों बन गए हो प्रमुख पेशा? क्योंकि वहाँ जो ये लोग रहते थे ऋग्वेदिक काल में, वहाँ एक खानाबदोश लोग थे, स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन यहाँ इनका स्थायी जीवन हो जाता है और इसलिए स्थायी जीवन एक जगह पर रहने लगते हैं तो कृषि करने लगते हैं। कॉमन सेंस की बात है, कृषि फिर इनका प्रमुख पेशा बन जाएगा। लोहे की खोज हो गई थी, इससे क्या हुआ कि साहब कृषि में उन्नति आई। लोहे की क्या हुई, खोज हो गई, लोहे की खोज हुई, उससे क्या हुआ कृषि में उन्नति हुई। लोहे की खोज से कृषि में उन्नति हुई। हमें कुछ फसलों का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, क्या है का, गेहूं का उल्लेख मिलता है इन ग्रंथों में कि यहाँ इन फसलों की चर्चा मिलती है ग्रंथों में। गेहूं का उल्लेख मिल जाता है और क्या का उल्लेख मिल जाता है, उड़द का उल्लेख मिल जाता है, चावल का मिल जाता है, इन चीज़ों का उल्लेख हमें मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गेहूं जो फसल थी मुख्य पेशा था वो कृषि थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी होगी, सिंचाई की व्यवस्था भी यहाँ पे उत्तम थी। कैसी? सिंचाई की व्यवस्था भी उत्तम थी, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी और ये कहते हैं कि सिंचाई जो थी नहर के माध्यम से होती थी, नहर के माध्यम, और इस नहर को क्या कहते थे, कुल्या, नहर को कुल्या बोलते थे। तो यहाँ आपकी कृषि पे लिख सकते हो। देन आप देख लेते हैं दोस्तों अपन अपना पशुपालन, कि पशुपालन की व्यवस्था यहाँ थी कि नहीं थी, और थी तो कैसी थी। तो पशुपालन दोस्तों इनका दूसरा पेशा बन जाएगा, क्योंकि भाई कृषि पहला पेशा बन गया और कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन करते थे। भाई ये दोनों चीज़ समांतर क्रम में चलती हैं, पैरेलल। अगर कृषि मुख्य पेशा है तो पशुपालन द्वितीय हो जाएगा, यानी पशुपालन मुख्य है तो कृषि द्वितीय हो जाएगा। ये इनका क्रम चलता रहता है। पशुपालन देखेंगे हम तो ये द्वितीय पेशा था, इनका द्वितीय पेशा था। ये पुराने पशुओं से प्रचलित थे ही। नए पशुओं की बात करें तो हाथी से ये परिचित हो गए थे, अब हाथी से और बाघ से परिचित हो गए थे नए पशुओं में। पुराने पशु तो थे ही, हाथी घोड़ा वो कुत्ता बिल्ली, ये सब तो इनसे परिचित थे ही, सांड वाण से। लेकिन यहाँ हाथी और बाघ से नए पशुओं में परिचित हो गए थे, नई प्रवृत्तियाँ बोल सकते हो आपने, नए पशुओं में परिचित हो गए थे। ये लिखोगे आप इसमें, ठीक है, परिचित हो गए थे इनसे। पशुपालन देख लिया अपन ने, कृषि देख लिया, और अब अपन क्या देखेंगे, व्यापार और वाणिज्य देख लेंगे दोस्तों कि वाणिज्य और व्यापार की क्या स्थिति थी। वाणिज्य और व्यापार किस प्रकार का व्यापार था दोस्तों, ये देख लेंगे अपन। वाणिज्य और व्यापार कैसा था ये देख लेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में व्यापार कैसा था, आंतरिक व्यापार था लेकिन अल्प मात्रा में वह व्यापार चलता था। तो जहां आंतरिक व्यापार में थोड़ी वृद्धि हुई, हालांकि आंतरिक व्यापार फिर भी ठीक हो गया था, आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई, और अल्प मात्रा में बाह्य व्यापार भी बढ़ा, बाह्य व्यापार भी बढ़ा, बाह्य व्यापार में भी वृद्धि हो गई, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, कुछ मात्रा में बाहर का व्यापार भी होने लगा, सीमित मात्रा में। ठीक है, यहाँ आप सीमित मात्रा भले लिख दो, भले ही सीमित रूप में। ठीक है, सीमित रूप में बाह्य व्यापार होने लगा। और क्या हुआ, अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कैसी थी कि नहीं थी, ये भी देखेंगे ना। अर्थव्यवस्था की पार्ट है अपना ये वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सब इसका जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी व्यापार व्यवसाय में प्रयुक्त होती थी। काय में, व्यापार व्यवसाय में इसका उपयोग होता था, व्यापार व्यवसाय में उपयोग होता था वस्तु विनिमय प्रणाली का।
ये लिखेंगे आप। वस्तु विनिमय मतलब ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और व्यापार व्यवसाय में इसका उपयोग होता था। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपन यातायात के साधनों के बारे में देख लेते हैं कि यातायात का साधन किस प्रकार का व्यवस्था चलती होगी। लोग चलने फिरने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते होंगे। तो इसके दो प्रकार को, यातायात को हम दो भागों में बांट देते हैं, स्थल के लिए देन जल के लिए। स्थल के लिए क्या साधन होंगे भाई, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी ये चलने के लिए इनका उपयोग करते थे ये लोग। और आप जल के साधनों के बारे में देखोगे दोस्तों तो वही नाव का उपयोग ये लोग करते थे। ये नई प्रवृत्ति है, इसका उपयोग वहाँ नहीं होता था अपने ऋग्वैदिक काल में। ये चीज़ देखना है आपको। कर व्यवस्था कैसी थी ये आपको देखना है। जो आपका पहले बलि नामक कर था, जो पहले स्वैच्छिक था, यहाँ अनिवार्य कर दिया जाता है। जो बलि कर है यहाँ पे अनिवार्य बना दिया जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर स्वैच्छिक था, जनता अपनी मर्जी से देती थी, जो राजा होता है उसके परिवार के पोषण के लिए। लेकिन यहाँ ये कर अनिवार्य कर दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ और कर लगा दिए जाते हैं, भाग वगैरह करके, भाग ऐसे कुछ और कर लगा दिए जाते हैं इन पे। ठीक है, मापतोल का पैमाना देख लेते हैं, मापतोल काय से होती है। तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल में मापतोल काय से होती थी, बोले कृष्णल से। यहाँ भी कृष्णल से ही होती है मापतोल, ये देख लिया आपने। तो इस प्रकार अपन हालांकि यहाँ पे आप नगरीकरण भी लिख सकते हो, एक टॉपिक आप चाहो तो, ना भी लिखो तो ये पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन लिख लो आप। नगरीकरण को देख सकते हो आप कि जो कौशाम्बी वगैरह थे, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, ये शहर यहाँ पे देखने को मिलने लगे थे अपन को। ठीक है, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, इन शहरों का उदय हो जाता है यहाँ आके। तो कहीं ना कहीं हमें इस अर्थव्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में शहर भी देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको अर्थव्यवस्था अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने कृषि देख ली, पशुपालन देख लिया, वाणिज्य व्यापार देख लिया, वस्तु विनिमय प्रणाली, यातायात, कर व्यवस्था और मापतौल। एक और टॉपिक देख लिया अपन ने, नगरीकरण, कि नगरीकरण कैसा था इनका। तो आप यहाँ से 11 नंबर में भी लिख सकते हो, 5 नंबर में भी लिख सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं अपन उत्तर वैदिक कालीन जो था उस काल की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, यानी यहाँ धार्मिक पद्धतियाँ किस प्रकार की प्रचलन में थी, ये भी आपको लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो आप देखिए कि धार्मिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों। धार्मिक व्यवस्था में आप देखेंगे जो देवी देवताओं के बारे में देख लेते हैं, देवी देवताओं के महत्व के बारे में, कि देवी देवताओं का क्या महत्व था, कौन प्रमुख था, कौन कम था, देवी देवताओं के महत्व के बारे में। तो आपको पता होगा जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ इंद्र सर्वप्रमुख देवता थे, लेकिन यहाँ इंद्र सर्वप्रमुख नहीं रह जाते। यहाँ इंद्र का स्थान प्रजापति ले लेता है। कौन? प्रजापति। प्रजापति प्रमुख देवता बन जाते हैं। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख देवता बन जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनका भी महत्व बढ़ जाता है। ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहता महत्व बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आराधना की पद्धति देख लेते हैं कि किस प्रकार ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, पद्धति। तो आपको पता होगा कि राजसूय यज्ञ वगैरह ये चीज़ें आ गई थी। यज्ञ पद्धति, उपासना पद्धति प्रचलित हो गई थी। यज्ञ व बलि, यज्ञ व पशु बलि, ये चीज़ें प्रचलित हो गई थी। यहाँ तक आके पशुओं की बलि दी जाने लगी थी यज्ञों में, पशु बलि प्रचलित हो गई थी उपासना की पद्धतियों में। यज्ञ और पशु बलि का मतलब प्रचलन हो गया था, यानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि देते थे ये लोग। ये चीज़ें चलने लगी थी। राजा शक्ति में वृद्धि करने के लिए यज्ञ करता था, अपन देख रहे हैं। अभी अपन ने देखा है राजसूय यज्ञ करते थे लोग, राजसूय यज्ञ। और क्या करते थे, राजसूय यज्ञ क्यों करते थे अभी बताया मैंने, कि साम्राज्य में वृद्धि के लिए राजसूय यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, यानी एक घोड़े को खुला छोड़ दिया, जहाँ जहाँ तक वो जाता है वहाँ वहाँ तक का क्षेत्र राजा के नियंत्रण में आ जाता है, बिना कोई बाधा के अगर जाता है तो। अपन देखा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था, अपन ने देखा कि जब जो राजा था वो अपने रिश्तेदारों से अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए
एक शाही रथ का उपयोग करता था, रिश्तेदारों से विजय पाने के लिए शाही रथ का उपयोग करता था, उसे बोला वाजपेयी यज्ञ। तो इस प्रकार की पद्धतियाँ स्थापित हो गई थी। ठीक है दोस्तों, धर्म का उद्देश्य यहाँ के बदल गया था। अपन ने वहाँ देखा था ऋग्वैदिक काल में धर्म का क्या उद्देश्य था, लौकिक उद्देश्य था, अहलोकवादी उद्देश्य था। यानी जन्म मरण आत्म परमात्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जो चीज़ थी यहीं पे थी, ओरिजिनल थी, प्रकृति की ये लोग पूजा करते थे, अपन ने देखा था। लेकिन यहाँ आके मतलब अहलोकवादी वहाँ पे चीज़ें थी, लेकिन यहाँ आके मोक्ष की चीज़ें होने लगी, मोक्ष के लिए काम करने लगे लोग, मोक्ष की धर्म वगैरह करने लगे, समझ रहे हो। परलोकवादी इनका वो हो गया, परलौकिक क्या धर्म का उद्देश्य, यानी यहाँ हम दान पुण्य करेंगे तो हमें दूसरे लोक में स्वर्ग में जाके वो मिलेगा, परलौकिक उद्देश्य हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, परलौकिक उद्देश्य। जन्म मृत्यु की चक्र जाने लगे ये लोग, समझ रहे हो कि अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है तो दान पुण्य करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, ऐसी धारणाएं चलने लगी थी यहाँ पे। तो कुल मिलाकर इनका जो उद्देश्य था धर्म का वो कैसा परलौकिक हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ रहे हैं आप। षड दर्शन का यहाँ आके उदय हो गया था, बीजारोपण हो गया था। ठीक है, षड दर्शन का दर्शन क्या है, जब मैं अपन दर्शन को पढ़ाऊंगा ढंग से तब मैं बताऊंगा। षड दर्शन का क्या हो गया था, बीजारोपण हो गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले देवी देवताओं के महत्व की बात कर लेते हैं अपन। मतलब जो प्रजापति थे ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता, उनका स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति थे। वहाँ पे इंद्र थे, मतलब इंद्र थे वहाँ प्रमुख देवता, उनका स्थान अपने प्रजापति ने ले लिया था। ब्रह्मा विष्णु जो महेश थे उनका महत्व बढ़ गया था। धर्म की पद्धति किस प्रकार की थी वो आप देख लेंगे कि सब धर्म था उसकी पद्धति कैसी थी। सब जो यज्ञ थे वो यज्ञ प्रारंभ हो गए थे, यहाँ आकर पशु बलि प्रारंभ हो गई थी, इन चीज़ों का प्रचलन हो गया था। यज्ञ होने लगे थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। यहाँ आप आके अपन देखेंगे कि जो जितने ज़्यादा यज्ञ करता था वो उतना बड़ा शासक माना जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी आगे चल के होती हैं, उनको अपन देखेंगे विस्तार पूर्वक। धर्म का उद्देश्य, वहाँ अपन ऋग्वैदिक काल में धर्म का उद्देश्य कैसा लौकिक था, लेकिन यहाँ आके धर्म का उद्देश्य परलौकिक हो जाता है। कैसा, परलौकिक हो जाता है, यानी दूसरे लोक में चीज़ें मिलेंगी। यहाँ धर्म करो, उसका उद्देश्य, उसका फल कहाँ मिलेगा, दूसरे लोक में मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहाँ जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, ये चीज़ें कहने लगे। षड दर्शन का यहाँ बीजारोपण हो जाता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब चलते हैं अपन अपने अगली व्यवस्था की ओर। दोस्तों यहाँ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है अपना। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।